हे गाइस, वेलकम टू फार्मा ऑरा। तो आज का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डीएलवीओ थ्योरी तक कवर किया था। आज हम देखेंगे फॉर्मुलेशन स्टेप्स ऑफ सस्पेंशन, ब्राउनियन मूवमेंट थ्योरी, स्टोक्स लॉ एंड मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। सो ये क्रिस्टल ग्रोथ का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ध्यान हो, ये हमने पढ़ा था फिजिकल स्टेबिलिटी में, जो एक डिसएडवांटेज था सस्पेंशन का। पार्ट 1 में हमने ये कवर किया है टॉपिक। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो मिस आउट की है, सो यू कैन चेक इट आउट इन द आई आइकन। लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। सो रिकैप देख लेते हैं, पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, क्या होता है सस्पेंशन, देन उसकी क्लासिफिकेशन, एंड उसके बाद फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में डिफरेंस और इसकी कंप्लीट डिटेल हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी। अलॉन्ग विद द लास्ट टॉपिक वाज डीएलवीओ थ्योरी, जिसको हमने डिटेल में देखा। आज की वीडियो की स्टार्टिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट के साथ होने वाली है, जो सर स्टीव जॉब्स ने दी थी। ही इज द फाउंडर ऑफ एप्पल। सो द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। इफ यू हैवंट फाउंड इट, कीप लुकिंग एंड डोंट सेटल। तो पूरी स्लाइड इस डोंट सेटल पे ही बेस्ड है। हमें पता है लाइफ में सेटल डाउन नहीं होना चाहिए, और यही एक गुड सस्पेंशन की प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई सस्पेंशन सेटल हो जाता है तो वो हमारे लिए एक पुअर सस्पेंशन है, वो सेडिमेंट फॉर्म कर लेता है। इसीलिए जो सस्पेंशन सेटल डाउन ना हो, दैट इज द क्वालिटी ऑफ गुड सस्पेंशन। ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से हम एक सस्पेंशन को अच्छा बना सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज मस्ट बी अराउंड 5 माइक्रोमीटर। अगर ज्यादा है तो इसको रिड्यूस करना चाहिए। 5 माइक्रोमीटर का पार्टिकल साइज एक ऐसी रेंज में आता है जहां पे सस्पेंशन सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है और सेडिमेंट नहीं होता। सेकेंड रीजन है गुड सस्पेंशन का, जहां पे सेटलिंग नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है आपका ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट इज नथिंग बट द zigzag मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। अगर कोई भी पार्टिकल आपका सस्पेंशन में है, वो ऊपर से लेके नीचे तक डिफरेंट डायरेक्शन में zigzag किसी भी तरह से मूव कर सकता है। इस मोशन की वजह से ही वो सेटल डाउन होने को अवॉइड करता है। और आप बोल सकते हो ब्राउनियन मूवमेंट एक ऐसा पैरामीटर है जो सेटलिंग को अवॉइड कर सकता है। एंड द थर्ड पैरामीटर इज सस्पेंडिंग एजेंट। अगर किसी भी कंडीशन में ये सेटल डाउन होता है, तो सस्पेंडिंग एजेंट एक लास्ट ऑप्शन होता है जिनको ऐड करके हम पार्टिकल्स को सस्पेंडेड फॉर्म में रख सकते हैं। और सस्पेंडिंग एजेंट आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पॉलीमर्स। अब हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। तो आपको पता है कि किसी भी डोसेज फॉर्म का फर्स्ट स्टेप साइज रिडक्शन होता है, और लास्ट में जहाँ पे इशू आता है वो उसकी स्टेबिलिटी में इशू आता है। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी टर्मिनोलॉजी में और बहुत इजी फॉर्म में समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर है जो सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहला पैरामीटर आपका आता है सरफेस एरिया। आप यहाँ पे देखो, लो सरफेस एरिया है। लो सरफेस एरिया की वजह से लो सरफेस एनर्जी है। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखो। अगर सरफेस एनर्जी लो होगी तो सेटलिंग इजी हो जाएगी, मतलब सेडिमेंटेशन जल्दी होगा। तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, हमें इसको सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, और जिसकी वजह से सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी। और अगर सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ सेटलिंग थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, और यही हम चाहते हैं। पर उससे पहले हमें देखना है कि सरफेस एरिया और सरफेस एनर्जी का क्या रोल है। एक बहुत छोटे से और इजी एग्जांपल को लेके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये एक वाटरमेलन है, सरफेस एरिया एक्सप्लेन करने के लिए। ये वाटरमेलन है। अगर इस वाटरमेलन का पूरा सरफेस एरिया देखें, फॉर एग्जाम्पल उसका सरफेस एरिया x आ जाता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा बड़ा पार्टिकल होगा उसका सरफेस एरिया उतना कम होगा, और जितना हम पार्टिकल को साइज रिड्यूस करते जाएंगे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका सरफेस एरिया x है, अब इस वाटरमेलन को हमने डिफरेंट पीसेस में कट कर दिया। ये वाटरमेलन सेम ही है, लेकिन जहां पे इसका एरिया x था वहां इसका एरिया मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज अब हम हर एक पीस का सरफेस एरिया मेजर करेंगे और एंड में उसका समेशन लेंगे, तो डेफिनेटली वो एक होल वाटरमेलन से ज्यादा आएगा।
इसी तरह इस वाटरमेलन के पीसीस को आप जितना छोटा छोटा चॉप करते जाओगे, उस वाटरमेलन का ओवरऑल सरफेस एरिया उतना उतना इंक्रीज होता जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो पार्टिकल का सरफेस एरिया इंक्रीज होएगा। तो ये एक बहुत छोटा और इजी एग्जांपल है सरफेस एरिया को समझने के लिए। और हम समझ चुके हैं कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एनर्जी एंड सरफेस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेडिमेंटेशन। तो ये बहुत सिंपल सा आपका रूल आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, लो सरफेस एरिया है, अभी लार्ज पार्टिकल है, तो अगला स्टेप क्या करेंगे, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करेंगे। क्यों रिड्यूस करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, सेम जैसे हमने वाटरमेलन में किया उसको चॉप करके, इसी तरह ये पार्टिकल साइज को रिड्यूस करेंगे, उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेडिमेंटेशन। तो अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना कम सेडिमेंटेशन होगा, और यहाँ पे हमारी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो पहला स्टेप आपका साइज रिडक्शन ही एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा कि 5 माइक्रोमीटर तक होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को स्लो करने में। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में हमें दो तरह के सस्पेंशन बनाने हैं, एक सस्पेंशन है डीफ्लॉक्यूलेटेड एंड सेकंड वन इज फ्लॉक्यूलेटेड। देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, बिकॉज हम तो सेम तरह से बना रहे हैं। तो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, ये सस्पेंशन देख के ही आप बता सकते हो कि ये डीफ्लॉक्यूलेटेड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक हार्ड केक बना रहा है। सी सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इसकी कितनी कम है, तो ये हार्ड केक बना रहा है। हार्ड केक कौन बनाता है, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। हमेशा एक पॉइंट याद रखना, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल ऐड करके ही होता है, और फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का फॉर्मुलेशन फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट ऐड करके होता है। फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट क्यों ऐड करते हैं, टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन। जैसे जैसे इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस करते रहेंगे, पार्टिकल इजीली डिस्पर्स होते रहेंगे। तो ये फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके फॉर्मुलेशन स्टेप्स में। बस एक यही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे डिफरेंस आता है। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बनाने के लिए आपको फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट ऐड करना होता है, और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर व्हीकल ऐड करना होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन द formulation of flocculated and deflocculated suspension. Now next let's have a look towards फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेटलिंग। ऐसे कौन कौन से, यहाँ सेटलिंग का मतलब सिर्फ सेडिमेंटेशन ही है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेडिमेंटेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रिमेंबर द टर्म वी आर यूजिंग एज इन्फ्लुएंसिंग। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज इसमें दोनों कंडीशन पॉसिबल होती है। जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसकी वजह से सेडिमेंटेशन डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेडिमेंटेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एंड द फर्स्ट फैक्टर इज थ्योरी ऑफ ब्रोनियन मूवमेंट एंड द सेकंड फैक्टर इज थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन। वन बाय वन देखेंगे, बिकॉज थ्योरी ऑफ ब्रोनियन मूवमेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन इज नथिंग बट द स्टोक्स लॉ। इसमें हम पूरा स्टोक्स लॉ कवर करने वाले हैं, तो आगे का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ ब्रोनियन मूवमेंट से, समझते हैं ये होता क्या है। ब्रोनियन मूवमेंट आपने देखा कि जिगजैग मूवमेंट होती है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड विद स्मॉलर पार्टिकल साइज। ब्रोनियन मूवमेंट हमारे लिए फेवरेबल है, इसलिए पार्टिकल साइज स्मॉल, जितना ज्यादा छोटा पार्टिकल होगा उतनी अच्छी तरह से वो ब्रोनियन मूवमेंट को एग्जिबिट कर पाएगा। तो एक गुड सस्पेंशन के लिए हमें क्या चाहिए, स्मॉलर पार्टिकल साइज, एंड ब्रोनियन मूवमेंट वो खुद शो करेगा अगर पार्टिकल साइज 2 to 5 माइक्रोमीटर की रेंज में होगा। अदर फैक्टर कहाँ रोल प्ले करते हैं ब्रोनियन मूवमेंट के लिए, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। किस तरह से करते हैं, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो वो एग्रीगेशन और सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करेगा। क्यों, क्योंकि जब अगर किसी बीकर में, आप वो एग्जांपल लेते हैं हम, ये आपका सस्पेंशन है, अगर यहाँ बहुत, इसमें एग्जांपल लो ग्लिसरीन है, ठीक है, और ये दूसरा बीकर है, यहाँ पे आपका वाटर है। आप इसमें कोई भी पार्टिकल डालते हो तो ग्लिसरीन में मूवमेंट जल्दी होगी या वाटर में, डेफिनेटली वाटर में जल्दी होगी, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी एज कंपेयर टू ग्लिसरीन कम है। ग्लिसरीन मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा विस्कस है,
और वाटर इजी मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। इससे ये शो होता है कि जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी देर से सेडिमेंटेशन होगा। तो इस तरह से ब्रोनियन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये पार्टिकल की मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। कंक्लूजन ओवरऑल क्या आता है, ब्रोनियन मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल साइज जो हमने देखा 2 to 5 माइक्रोमीटर चाहिए, देन विस्कोसिटी, and third one is density. Density is not very much important but overall you can learn. देखते हैं ब्रोनियन मूवमेंट। दिस इज द जनरल ब्रोनियन मूवमेंट। ये जो ब्लू कलर की लाइंस है, एक पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल यहाँ से मूव कर करके धीरे धीरे यहाँ पे आ गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको क्या याद रखना है, विस्कोसिटी का रोल लर्न करना है कि ये किस तरह से ब्रोनियन मूवमेंट को प्रमोट कर सकती है और रिड्यूस कर सकती है। दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रोनियन मूवमेंट। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जाते हैं स्टोक्स लॉ एंड विच इज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन। Theory of sedimentation states that particles should be spherical and particles should settle independently. अगर आपने ये लाइन ध्यान दी हो, पार्टिकल शुड सेटल इंडिपेंडेंटली, ये हमारा सिर्फ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में होता है, क्योंकि फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में तो ऑलरेडी फ्लॉक्स बन चुके होते हैं, ग्रुप बन चुके होते हैं। इंडिपेंडेंट पार्टिकल कहाँ मिलते हैं, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में। तो थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में अच्छे से इम्प्लीमेंट होती है एंड इसकी कंडीशन यही है कि पार्टिकल स्फेरिकल होना चाहिए। देखते हैं, ये आपका स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है, वेयर v इज द सेडिमेंटेशन रेट, d इज द डायमीटर ऑफ द स्फेयर, सो d स्क्वायर देन ब्रैकेट p विच इज पार्टिकल डेंसिटी माइनस मीडियम डेंसिटी विच इज l, और इसको इंटू g करेंगे एंड डिनोमिनेटर में दिस इज 18 ईटा, वेयर ईटा इज विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। हमने देखा कि स्टोक्स लॉ या फिर थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम में एप्लीकेबल है। तो अब से हम जितनी भी बात करेंगे वो सारे डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में होगी। स्टोक्स लॉ की हेल्प से हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलते हैं जो इवैल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन में हेल्प आउट करते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट है, द फर्स्ट वन इज सेडिमेंट और स्टोक्स वॉल्यूम एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। ये दोनों को हम फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट करके ये निकाल सकते हैं कि सस्पेंशन अच्छा है या पुअर सस्पेंशन है, उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं हम। देखते हैं ये क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो तीन हमने बीकर लिए हैं, जहाँ पे ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन शो कर रहा है, ठीक है। स्टोक्स लॉ या फिर स्टोक्स वॉल्यूम या सेडिमेंट वॉल्यूम को F से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, वेयर VU इज द वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, ये ग्रीन वाला पोर्शन, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम किसकी, सस्पेंशन की। तो ये जो ओवरऑल वॉल्यूम है ये आपकी VO हो गई और न्यूमरेटर में आपका वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट आएगा। इसको अगर नॉर्मल देखें तो रेशियो ऑफ अल्टीमेट हाइट ऑफ सेडिमेंट, सेम बात है, अल्टीमेट हाइट ऑफ सेडिमेंट इज नथिंग बट द सेडिमेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल हाइट ऑफ द सस्पेंशन विच इज VO। तो ये फॉर्मूला है एंड स्टोक्स वॉल्यूम को F से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये एक डायमेंशन लेस नंबर है। डायमेंशन लेस नंबर अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए हो किसी भी एग्जाम के, वहां पे डायमेंशन लेस यूनिट्स पूछी जाती हैं और उसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर के साथ एक ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों ये डायमेंशन लेस है ये भी समझ लेते हैं। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम यूनिट हो तो उसकी यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे वॉल्यूम ऊपर भी है न्यूमरेटर में और वही वॉल्यूम डिनोमिनेटर में भी है। वॉल्यूम को हम दोनों जगह ml में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ml एंड ml कैंसिल आउट हो जाता है, ओवरऑल जो यूनिट बचती है वो डायमेंशन लेस नंबर हो जाता है। इसलिए स्टोक्स वॉल्यूम एक डायमेंशन लेस नंबर है। नाउ द थर्ड पॉइंट जो पूरे कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है, अगर f की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सिस्टम कैसे होगा, फ्लॉक्यूलेटेड इक्विलिब्रियम में होगा और कोई क्लियर सुपरनेटेंट शो नहीं करेगा। इसका मतलब क्लियर सुपरनेटेंट कब होता है, डीफ्लॉक्यूलेटेड के केस में होता है। जैसे अगर ये डीफ्लॉक्यूलेटेड है, यहाँ पे हमारे सस्पेंशन ने बहुत हार्ड केक बना लिया है, तो ऊपर का जो भी लिक्विड है जिसको सुपरनेटेंट लिक्विड बोलते हैं, ये सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के अलावा जितना पार्ट है इसको सुपरनेटेंट बोलते हैं।
तो अगर डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम का एग्जांपल ले तो ये लिक्विड क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे ड्रग पार्टिकल तो नीचे सेटल डाउन हो चुके हैं, तो ऊपर ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है डीफ्लॉक्यूलेटेड के केस में। लेकिन फ्लॉक्यूलेटेड के केस में ये सेम सुपर नेटेंट लिक्विड फ्लॉक्यूलेटेड के केस में क्लियर नहीं होता है, ये क्लाउडी लिक्विड होता है, जो क्या शो करता है, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन ऑफ ड्रग शो करता है, जिसकी वजह से डोज प्रिसीजन वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ओवरऑल सेडिमेंट वॉल्यूम में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सिस्टम फ्लॉक्यूलेटेड फॉर्म में रहेगा। फ्लॉक्यूलेटेड फॉर्म में रहेगा तो इजी रीडिस्पर्जन होता है, और जितनी ज्यादा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होगी, हायर द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हायर द फिजिकल स्टेबिलिटी। ये पॉइंट पूरे कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करता है। जितना ज्यादा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा फिजिकल स्टेबिलिटी होगी। रीजन फिर से रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पार्ट 1 में किया था कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है, फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम का ज्यादा होता है। फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम का सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ज्यादा होता है, उसकी वजह से रीडिस्पर्सिबिलिटी इजी हो जाती है, तो इसी वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, जबकि डीफ्लॉक्यूलेटेड हार्ड केक फॉर्म कर लेता है। सो ओवरऑल दिस इज द कंक्लूजन पॉइंट। लेट मी अगेन रिमाइंड यू, ये टॉपिक सस्पेंशन इवैल्यूएशन मेथड्स के अंदर आता है। जब आप बुक से इसकी स्टडी करोगे तो आपको सस्पेंशन के कुछ इवैल्यूएशन मेथड मिलेंगे, और वहां पे ये दो मेथड्स आते हैं सेडिमेंटेशन मेथड के अंदर। फर्स्ट वन इज सेडिमेंट वॉल्यूम एंड सेकंड वन इज डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन, जो हम पार्ट 3 में कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पार्ट 3 वीडियो के लिए आप अभी सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। सस्पेंशन को इवैल्यूएट करने का सेकेंड मेथड है डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। हमने अभी तक देखा कि फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन हमारे लिए बहुत अच्छा है। द रीजन इज ओनली कि उसमें रीडिस्पर्सिबिलिटी काफी अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो जब हम नेक्स्ट पार्ट 3 में ये टॉपिक पढ़ेंगे सस्पेंशन इवैल्यूएशन मेथड, इसके अंदर 3 मेथड आते हैं एंड द फर्स्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड के अंदर अगेन 2 पार्ट आते हैं। फर्स्ट इज स्टोक्स वॉल्यूम जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है, एंड सेकंड इज डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन जो हम पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 3 का एक टॉपिक हम यहीं पे कवर कर रहे हैं और बाकी 2 मेथड्स वहां पे कवर करेंगे। देखते हैं डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा सिंबल से। स्टोक्स वॉल्यूम को एफ से करते थे बट इसको बीटा से करते हैं, एंड इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द स्टोक्स वॉल्यूम because it is the ratio of the sedimentation volume of the flocculated suspension which is F to the sedimentation volume of the deflocculated suspension which is F infinity। तो डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, F डिवाइडेड बाय F infinity। ओवरऑल अगर आपको डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन चाहिए तो उसके पहले आपको सेडिमेंट वॉल्यूम पता होनी चाहिए। The minimum value of beta is 1 which represent the deflocculated system, बट डीफ्लॉक्यूलेटेड हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमें क्या चाहिए, फ्लॉक्यूलेटेड चाहिए। तो अगर मिनिमम वैल्यू उसकी 1 है तो जितनी ज्यादा बीटा की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ओवरऑल बीटा वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। So these point are the conclusion of both the parameter। ये points एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों स्लाइड के सिर्फ लास्ट पॉइंट आप अच्छे से याद कर लो तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं आएगा एंड इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। एफ और बीटा इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखते हैं स्टोक्स लॉ का कंक्लूजन क्या है। सो ओवरऑल फॉर्मूला हमने ये वाला फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है, जहाँ पे डी स्क्वायर P माइनस एल इंटू जी डिवाइडेड बाई 18 ईटा। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके D की जगह 2r स्क्वायर कर दिया जाए तो बात सेम होगी। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी फॉर्मूला ट्विस्टेड होके दिखे तो हमेशा थोड़ा सा लॉजिक लगाना, डायरेक्टली ऐसा नहीं होता जो बुक में रिप्रेजेंट किया है कि हर बार वही आ जाए। तो D स्क्वायर एंड 2r स्क्वायर आर नॉट डिफरेंट, दे आर कंप्लीटली सेम। स्टोक्स लॉ की कंक्लूजन क्या बोलती है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कब इंक्रीज होगा, जब पार्टिकल साइज इंक्रीज होगा, पार्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होगी और विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। पर क्या हमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इंक्रीज करना है,
बिल्कुल नहीं करना, हम तो चाहते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिक्रीज होता रहे सो दैट पार्टिकल लॉन्ग टाइम तक सस्पेंडेड रहे। तो फिर उसके लिए क्या रीजन होना चाहिए, जो जो हमने पढ़ा है, मींस पार्टिकल साइज कम होना चाहिए, पार्टिकल डेंसिटी कम होनी चाहिए और विस्कोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी वो ब्रोनियन मूवमेंट को उतना ज्यादा प्रमोट करेगी। सो दिस वाज द कंक्लूजन। अब यहाँ पे कुछ तो क्वेश्चंस फिर से आए स्टोक्स लॉ से रिलेटेड। हमने बोला कि अगर विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी तो सेडिमेंटेशन रेट कम हो जाएगा, हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो विस्कोसिटी ज्यादा होने पे एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अब इसका ऑपोजिट देखते हैं, लोअर द विस्कोसिटी, अगर हम सस्पेंशन की विस्कोसिटी कम कर देते हैं तो हाई सेडिमेंटेशन रेट, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है हाई सेडिमेंटेशन। लेकिन यहाँ पे हमें एब्जॉर्प्शन अच्छा मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन एंड ओवरऑल इफेक्ट। तो यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सेडिमेंट इंपॉर्टेंट है या फिर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है ड्रग का? इसमें से हम कोई भी एक चीज नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम विस्कोसिटी, क्या होनी चाहिए, ऐसी कौन सी विस्कोसिटी है जिसमें हम ये दोनों पैरामीटर को बैलेंस कर सके, मींस सेडिमेंटेशन को और एब्जॉर्प्शन को। सियोटिक्स एंड कॉलेजी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हुए चलो, क्योंकि अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके चलोगे और पेपर में क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस आ गया तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। The question was what should be the viscosity? So viscosity should be optimum. अगर विस्कोसिटी ज्यादा होती है उसके एडवांटेज भी है एंड डिसएडवांटेज भी है। देखते हैं क्या क्या है एडवांटेज। हाई फिजिकल स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ लो सेडिमेंटेशन रेट, ये हमने जस्ट अभी देखा। फिर ये क्या करता है, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो क्रिस्टल ग्रोथ को इनहिबिट करेगा बिकॉज पार्टिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब ये क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है, ये खुद में एक नई टर्म है। Then the third advantage is prevent transformation of metastable crystal to stable crystal. So before moving ahead, यहाँ पे हमने देखा दो बहुत important term, इनफैक्ट टर्म नहीं है, खुद में एक बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट वन इज क्रिस्टल ग्रोथ एंड सेकेंड वन इज मेटास्टेबल क्रिस्टल फॉर्म। देखेंगे इस टॉपिक को डिटेल में, उससे पहले इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो ये रीडिस्पर्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करेगा, जो बहुत ऑब्वियस सी बात है। फिर एब्जॉर्प्शन डिले करेगा बिकॉज हमें पता है जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना इजी एब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट होता है। देन द थर्ड वन इज इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन हैंडलिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आपकी डिसएडवांटेज हो गई। वापस आते हैं ये दो टर्म पे, विच इज क्रिस्टल ग्रोथ एंड मेटास्टेबल। क्या होता है क्रिस्टल ग्रोथ, एक कॉन्सेप्ट है खुद में जो फिजिकल स्टेबिलिटी के अंडर आता है। तो इसमें क्या होता है, जब सस्पेंशन को स्टोर किया जाता है, काफी अगर लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर दिया जाए तो जो ड्रग के पार्टिकल हैं वो वाटर को लूज करने लगते हैं, मॉइस्चर खुद के अंदर से लूज करने लगते हैं और एक्स्ट्रा सराउंडिंग से कुछ चीजें एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल क्रिस्टल की ग्रोथ हो जाती है और ड्रग का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को, इस फेनोमेना को बोलते हैं क्रिस्टल ग्रोथ। अब मेटास्टेबल क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, स्टेबल, मेटास्टेबल, इस तरह से। इसकी जो मोस्ट, क्रिस्टल की जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द ड्रग्स में यूज की जाती है, वो होती है मेटास्टेबल फॉर्म। सो मोस्ट स्टेबल क्रिस्टल फॉर्म इज मेटास्टेबल फॉर्म। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी टाइम क्वेश्चन आ भी चुका है। एंड क्रिस्टल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आपको पार्ट 3 में जो भी हम पढ़ने वाले हैं उससे पूरी तरह से रिलेटेड है। सो यहाँ क्रिस्टल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। हमने देखा क्रिस्टल ग्रोथ इज नथिंग बट द डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, जब हम सस्पेंशन को बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर देते हैं। पर इसका मैकेनिज्म समझना इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों होता है, क्योंकि यही एक रीजन है फिजिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन का। तो बेसिकली देयर आर 3 मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। द फर्स्ट वन इज ऑसवाल्ड राइपनिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। The second is polymorphic transformation and the third one is temperature change. ऑसवाल्ड राइपनिंग एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर आपने सस्पेंशन पार्ट 1 नहीं देखा है सो डोंट मिस आउट एंड चेक इट आउट। सस्पेंशन पार्ट 1 की वीडियो देखने के बाद आपको वहाँ पे फ्री क्विज प्रोवाइड किया गया है, सेम टॉपिक पे जितना भी हमने वीडियो में कवर किया है उसको पढ़ के आप एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो और अपना लेवल समझ सकते हो।
अगर आपको सस्पेंशन पार्ट 2 के एमसीक्यूज चाहिए वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, सो यू कैन अटेम्प्ट इट एट completely फ्री ऑफ कॉस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आए और बुक से थोड़ा सा भी डिफरेंट लगा, सो प्लीज डू सपोर्ट अस. थैंक यू.